यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा बयान। सीएम धामी बोले, नहीं बदलेंगे आ रही प्रथाएं, ड्राफ्ट का कानूनी रूप से होगा प्रशिक्षण। देवभूमि उत्तराखंड में कल से शुरू होगी कांवड़ यात्रा। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। 5 करोड़ कांवड़ियों के आने की उम्मीद। उत्तराखंड के 7 जिलों में 4 दिन बारिश का अलर्ट। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल, चमोली में चेतावनी। पहाड़ी इलाकों में येलो अलर्ट जारी। देवभूमि में सरकारी स्कूलों पर सियासत। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का सरकार पर हमला। सरकारी स्कूलों में सुविधाओं के अभाव का उठाया मुद्दा। पौड़ी के बैंगवाड़ी गांव में सुविधाओं का अकाल। ना पैदल मार्ग, ना ही पीने का पानी। साल बीते पर नहीं बदली गांव की तस्वीर। देहरादून में पुलिस शिकंजे में, नकदी लूटने वाला गैंग। 3 आरोपी गिरफ्तार, 2 आरोपी फरार। कार, गैस, कटर मशीन और 4 लाख की नकदी बरामद। आप देख रहे हैं खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। मॉनसून सीजन ने प्रदेश में अपनी दस्तक दे दी है, जहां आपदा प्रबंधन द्वारा मॉनसून से निपटने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं। मगर इससे पूर्व आई कई आपदा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर मॉनसून सीजन में तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तमाम दावे किए गए, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया ये सभी दावे खोखले हो गए। देखिए हमारी रिपोर्ट। जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे बैंगवाड़ी गांव में 2021 मई माह में आपदा ने अपनी दस्तक दी थी। आपदा के दौरान गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग, पेयजल लाइन और ग्रामीणों के पशुओं के रहने का आवास भी आपदा में जमींदोज हो गया था। लेकिन 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक आपदा प्रबंधन व जिला प्रशासन द्वारा गाँव के पैदल मार्ग को चलने लायक तक नहीं बनाया जा सका। इसके साथ ही आज ही बैंगवाड़ी गाँव के ग्रामीण वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था से ही अपनी जल आपूर्ति कर रहे हैं। ग्राम प्रधान बैंगवाड़ी मधु कुशाल ने कहा कि आपदा के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा पैदल मार्ग, पेयजल लाइन आदि को ठीक कराने को लेकर तमाम दावे किए गए थे, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गांव में कुछ नहीं बदला है। जी बिल्कुल, 2030 मई को 2021 में यहाँ बादल फटा था और काफ़ी नुकसान यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हुआ था। हमारी एक गौशाला तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक गौशाला उसमें भी काफ़ी पत्थर वगैरह आ गए थे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, या जो हमारा पुराना रास्ता था वो रास्ता भी क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि एक लड़का भी है हमारा जो विकलांग है और बेरोजगारी के कारण वो अपनी दुकान वहाँ पे चलाता है, तो उसको भी आने जाने में, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल का रास्ता है वो हमारा पुराना, जैसे हम लोग गढ़वाल में बोलते हैं कि आम रास्ता, बहुत पुराना रास्ता हम लोगों का था वो। और वो रास्ता अभी तक उसमें कुछ ही टाइम पहले काम हुआ था और मुश्किल से 10 दिन बाद ही वहाँ पे आपदा आ गई और उस आपदा में वो पूरा रास्ता, उसकी जो रेलिंग थी वो बिल्कुल अभी भी जस की तस पड़ी हुई है। बड़े खेद का विषय है कि इस तरह से उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी थे, उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। तो वहीं मुख्य मार्ग में सब्जी की दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करने वाला दिव्यांग संजय भी बरसात के मौसम में डरा सहमा है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में उबड़ खाबड़ रास्ते में चलने में उन्हें दिक्कत होती है, जिसके चलते बरसात के मौसम में उन्हें अपनी दुकान बंद ही करनी पड़ती है। संजय ने बताया कि इसके साथ ही बढ़े हुए जलस्तर के चलते वो अपने बच्चों को भी स्कूल नहीं भेज पाते। उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि जिला प्रशासन पैदल मार्ग को ठीक करवाए। इसके साथ ही 2021 आपदा में आए भारी भरकम बोल्डर को भी हटवाया जाए, जिससे सभी को आने जाने में आसानी हो सकेगी। सर रास्ते तो मुझे आने जाने में बच्चों की, और मेरे माँ बाप भी बूढ़े हैं, पापा उनकी हार्ट पेशेंट है, वो उन्हें आने जाने में भी दिक्कत है, जैसे कहीं इधर उधर जाना हो, और बाकी अपने जानवर वानवर हमें ले जाने की भी दिक्कत। मेरी खुद की, मैं विकलांग आदमी हूँ, मेरे खुद की दिक्कत है। कभी अंधेरे में सामान ढोना, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, वहाँ रखने का तो है नहीं। ये मुझे प्रॉब्लम है रास्ते से। 2 साल क्या 2-2.5 साल हो गए इस रास्ते को। मैं सबसे बोला, फिर रास्ते में किसी ने कोई कार्रवाई की नहीं।
बरसात में तो हमारा आना जाना भी बंद हो जाएगा नीचे का, और तो छोड़ो हमारा मतलब जो खान पान का वो साधन है वो आना भी बंद हो जाएगा, इतना पानी आता है। तो वहीं इस पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि मामला उनके संज्ञान में अभी आया है। उन्होंने कहा कि उनके द्वारा तत्काल मामले को दिखाने के बाद संबंधित गांव के रास्ते का पुनर्निर्माण, क्षतिग्रस्त पेयजल लाइन को ठीक करवाने व अन्य सुविधाओं को पूर्व की भांति स्थापित करने के लिए जल्द धन आवंटित कर दिया जाएगा। इस संबंध में जो बैंगवाड़ी विलेज का आप मैटर बता रहे हैं और 2021 की आपदा है, तो मैं सबसे पहले दिखाने की कोशिश करूंगा कि SDMF में इसमें अगर कोई पैसे सैंक्शन किए गए हैं या SDRF नॉन SDRF के जो फंड्स हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, और अगर ये नहीं किया गया तो तत्काल इसके जो भी प्रस्ताव या आगणन बनाए जाने हैं वो बनाते हुए SDMF में पैसा सैंक्शन करवाने का प्रयास किया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन के द्वारा तमाम दावे मानसून सीजन से पहले आपदा से निपटने के लिए किए जाते हैं, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आपदाग्रस्त इलाकों में रास्ते जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध न करवा पाना आपदा प्रबंधन व जिला प्रशासन के दावों की पोल खोलता हुआ दिखाई देता है। जिला प्रशासन इस पूरे मामले में कितनी तत्परता से अब कार्रवाई करके आगे बढ़ता है, ये देखना होगा। अगर एक बार फिर से जिला प्रशासन द्वारा लेट लतीफी इस मामले में की गई तो इससे जाहिर हो जाएगा कि जिला प्रशासन मानसून सीजन में कितना गंभीर है। उत्तराखंड डेस्क, के न्यूज़ इंडिया। वहीं देहरादून के हरवाला चौकी क्षेत्र में SBI का ATM काट करके नकदी लूटने वाला गैंग पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मेवात के हामिद गैंग के 3 आरोपी गिरफ्तार किए, जबकि 2 आरोपी फरार हैं। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त कार, गैस कटर मशीन और 4 लाख रुपए की नकदी बरामद की है। DIG दून दिलीप सिंह कुंवर ने अपने कार्यालय में प्रेस वार्ता कर बताया कि मियांवाला फ्लाईओवर की सर्विस लेन स्थित SBI का ATM काटा गया था। इस घटनाक्रम में जो 27 तारीख के रात हुआ था 2 बजे के लगभग, इसमें हम लोगों ने अभी तक 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं, हामिद और अनीस। ये आपका ग्राम शिकारपुर, थाना तावड़ू और नूह जनपद हरियाणा, ये 2 मुलजिम अरेस्ट कर लिए हैं। उनके साथ एक महिला है श्रीमती नाजमा फतनी सद्दाम, इसकी अरेस्टिंग हुई है और इन दोनों अभियुक्तों से 4 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। साथ ही साथ जो है इस घटना में प्रयुक्त जो ATM 4 लाख के साथ साथ इसमें उपकरण काटने वाले जो गैस कटर वगैरह हैं, वो साइबर के उपकरण वो बरामद हुए हैं। घटना में जो प्रयुक्त स्विफ्ट डिजायर है वो उसकी वो बरामद हुआ है। वहीं उत्तराखंड में बदहाल शिक्षा व्यवस्था पर सियासत शुरू हो गई है। दरअसल उत्तराखंड में गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने के बाद आज से स्कूल खुल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा का कहना है कि राज्य के सरकारी स्कूलों की स्थिति जर्जर है, लेकिन सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था में सुधार नहीं किया। सरकार प्राइवेट स्कूलों के लिए स्कूलों में CCTV लगवाने समेत कई अन्य नियम बनाती है, लेकिन सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए क्या व्यवस्था सरकार ने दी है, इस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार ने इतनी सालों से कवायद चल रही है, इन जर्जर स्कूलों की देखभाल के लिए व्यवस्था क्यों नहीं करी? महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए शौचालय तक स्कूल में नहीं है। प्राइवेट स्कूल्स के लिए नियम बना दे कि CC कैमरे लगने हैं, शौचालय होना चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए, लेकिन अपने लिए अपनी जो सरकारी व्यवस्था है वो बिल्कुल चौपट हैं। मंत्री इनके ऐसे बयान देते हैं कि साहब हम साउंड प्रूफ स्कूल बनाएंगे। अरे ऐसे तो बना दो जिसमें बच्चों की जान ना जाए, लेकिन साउंड प्रूफ बनाए। समय पे किताबें नहीं मिल रही, तो हालत शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बुरी है और सरकार को बहुत गंभीरता से इसमें काम करने की ज़रूरत है। हम लुढ़कते हुए 33वें नंबर में पूरे राष्ट्र में इसमें शिक्षा के क्षेत्र में चले गए, जो अपने आप में सबसे दुखद पहलू है। वहीं देहरादून में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने जल संग्रहण यात्रा के देहरादून पहुंचने पर फूल डाल करके यात्रा का भव्य स्वागत किया।
आपको बता दें कि उत्तराखंड के पंचम धाम यानी सैन्य धाम में शहीदों के आंगन की पवित्र माटी को अमर जवान ज्योति के निर्माण में प्रतिस्थापन किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश की सभी प्रमुख नदियों से एकत्रित पवित्र जल भी अमर जवान ज्योति के मुख्य स्तंभ की आधारशिला में अर्पित किया जाएगा। सम्मान में हमारे सैनिक कल्याण मंत्री जी द्वारा जो सैन्य धाम, खासतौर पर प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उनका मन में भाव था कि उत्तराखंड के अंदर 5वां धाम स्थापित होना चाहिए और सैन्य धाम के रूप में वो धाम आज हमारे मध्य में है। शहीद परिवारों के घर के आंगन की माटी और आज उत्तराखंड की सभी नदियों से आया हुआ पवित्र जल, उन सब के माध्यम से कल विधिवत रूप से सूर्य ज्योति वहाँ पर स्थापित होगी। और मैं बधाई देता हूँ अपने समाज कल्याण मंत्री जी को और यहाँ के सभी कार्यकर्ताओं को, खास तौर पर पूरे प्रदेश के ऐसे अनेकों हमारे कार्यकर्ताओं ने इस सारे अभियान में जो अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। कल उसका भव्य स्वरूप होगा। वहीं खबर उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर से है, जहां के जिलाधिकारी ने एडीएम, उप जिलाधिकारी, तहसील के साथ ही कई स्थानों के भूकटाव का निरीक्षण किया। इसके साथ ही बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में चल रहे कार्यों की प्रगति और जरूरतों का भी जायजा लिया। इसके साथ ही भारत नेपाल सीमा स्थित मेला घाट के ग्रामीणों ने सीमा पर बहने वाली नदी पर पुल निर्माण तथा नदी से होने वाले भूकटाव को रोकने की मांग की। देखिए, मैं चूँकि जनपद में कल ही चार्ज लिया था तो और बाढ़ को देखते हुए, बरसात को देखते हुए मैंने ये उचित समझा कि सबसे पहले तो अपने उन क्षेत्रों को विजिट कर लूँ जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, जहाँ के लोग प्रभावित होते हैं। तो सितारगंज क्षेत्र का आज भ्रमण किया मैंने। बैगुल नदी से प्रभावित जो गांव हैं, जो इलाके हैं, और फिर वहाँ उससे बचने के लिए, उस बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए हमें क्या क्या है, क्या करना है, हमारी तैयारियाँ क्या हैं, उनकी समीक्षा किया। सिंचाई के भी अधिकारी मेरे साथ में थे, रेवेन्यू विभाग के लोग भी थे, और जो राहत कैंप होते हैं, शिविर होते हैं, उनकी भी समीक्षा किया हमने। फिर बैगिल के बाद एक तो गुलाबो नदी है कोई, वो उस नदी का जो प्रभावित क्षेत्र है मैंने उसको देखा। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। अभी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बताया कि उन्होंने बताया कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप में 2.31 लाख सुझाव भी प्राप्त हुए और अब समिति बहुत जल्दी सीएम धामी के ये ड्राफ्ट को सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा। वहीं विपक्ष ने इस पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों को थोपना चाह रही। में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। धामी सरकार की ओर से गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्ष जस्टिस रंजना प्रसाद देसाई ने ये बात कही है। उन्होंने बताया कि पिछले साल 4 जुलाई को समिति ने पहली बैठक की थी। उसके बाद समिति ने अब तक कुल 63 बैठकें की हैं। समिति ने जनता की राय जानने और जन संवाद के लिए एक उप समिति का भी गठन किया था, जिसने समूचे उत्तराखंड में 40 स्थानों का दौरा किया और कुल 63 बैठकें की हैं। समिति को लिखित रूप से 2,31,000 सुझाव भी प्राप्त हुए और अब समिति बहुत जल्द सीएम धामी को ये ड्राफ्ट सौंपने जा रही है। वहीं यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार होने पर सीएम धामी ने प्रदेशवासियों को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि प्रदेशवासियों से किए गए वादे के अनुरूप समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही देवभूमि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाएगा।
की कमेटी ने पिछले एक साल से लगातार विभिन्न वर्गों के बीच में जाकर विभिन्न संगठनों के, सामाजिक, धार्मिक, अनेकों संगठनों के और साथ में जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, लाभार्थी हैं, उन सभी से भी जो है बात की है और बड़े विद्वान लोगों ने इस ड्राफ्ट को तैयार करवाने में अपना अहम योगदान दिया है। अब उनका ड्राफ्ट चूंकि उन्होंने कहा है कंप्लीट हमने कर लिया है, वो जब कंप्लीट करके ड्राफ्ट को प्रिंटिंग होना होगा और भी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें करके जब हमें देंगे तो हम लोग उसका आकलन करेंगे, सरकार उसका आकलन करेगी और जो इसके विशेषज्ञ हैं, विद्वान लोग हैं, उन सभी का आकलन हमारे पास आएगा, उस आकलन को आगे बढ़ाया जाएगा और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। Drafting of the proposed Uniform Civil Code of Uttarakhand is now complete. The report of the expert committee along with the draft code would soon be printed and submitted to the government of Uttarakhand, and I can tell you that will be very soon. आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दोबारा मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता ने एक्सपर्ट कमेटी बना दी थी। धामी ऐलान कर चुके हैं कि एक्सपर्ट कमेटी से ड्राफ्ट मिलते ही राज्य सरकार इसे लागू कर देगी। सीएम धामी का तर्क है कि देवभूमि उत्तराखंड देश का मस्तक है और सबके लिए कानून एक समान हो, इसकी पहल इसी धरती से होनी चाहिए। दरअसल यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होगा देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून। हालांकि विपक्ष की ओर से इस पर जरूर सवाल उठाए जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा का कहना है कि उत्तराखंड में विभिन्न जाति धर्म के लोग रहते हैं। इन लोगों को यूसीसी से क्या कुछ परेशानियां होंगी, इसको देखते हुए कांग्रेस एक कमेटी का गठन करेगी। ये कमेटी सरकार को सुझाव भी भेजेगी, साथ ही लोगों की परेशानियां भी बताएगी। तो खुद ही अपनी पीठ खुजाती रहती है, मैंने जो देखा है। अभी ये पता नहीं क्या उसमें कानून बने हैं, क्या नियम बने हैं, मुझे तो पता नहीं और ना तो पत्रकारों को पता है। तो आखिर समर्थन मिल कैसे रहा जब यही पता नहीं उसमें क्या है, गोवा से वो कितना मिलता जुलता है, गोवा के यूसीसी से कितना वो डिफर है, यही पता नहीं। क्या इन्होंने कानून ला रहे हैं, क्या चीज़ें हटा रहे हैं, जब इस बारे में जानकारी नहीं है कैसे पता है। उत्तराखंड में थारू रहते हैं, बुक्सा रहते हैं, भोटिया जनजाति रहती है, हमारे ये जो जौनसार के लोग रहते हैं, हमारे जो सनातन धर्म है उसी में कई किस्म के बाइफिकेशंस हैं। तो अभी यही पता नहीं कि उन लोगों को तो उनकी राय मशवरा है नहीं है, कमेटी में उनके प्रतिनिधि थे नहीं थे, ये पता नहीं है। और कब इसको ये विधानसभा में पारित करेंगे, कब ये सेंट्रल गवर्नमेंट जाएगा वहाँ लोकसभा में और राज्यसभा में पारित होगा, ये सब देखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन अंदर मसौदा गया है, लिफाफे के अंदर है क्या ये तो पता चले, तब तो उसका समर्थन या विपक्ष में कोई बात आएगी। कुल मिलाकर उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार हो गया है और जल्द ही ये ड्राफ्ट सीएम धामी के पास आने वाला है। सवाल ये है कि क्या धामी सरकार राज्य में यूसीसी को लागू कर पाएगी? क्या यूसीसी से विभिन्न जाति धर्म के लोगों के अधिकार प्रभावित होंगे? क्या सरकार बहुसंख्यक समाज के पारिवारिक कानून अल्पसंख्यकों पर थोपना चाह रही है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। रोकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डासटा पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद ने हरिद्वार पहुंचकर के अपने खून से कई पत्र लिखे और कहा कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और ईसाई धर्म के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप को यह खून से लिखे भेजे जाएंगे पत्र। उन्होंने आरोप लगाए कि लगातार भारत में जिहाद बढ़ता जा रहा है और इसके जिम्मेदार सिर्फ हिंदू धर्मगुरु हैं, जिन्होंने आज तक इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। भारत के बाद अब रूस, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे देशों में भी इस्लामिक जिहाद की शुरुआत हो गई है। पूरी दुनिया में ये जिहाद ना फैले, इसलिए वो रूस के राष्ट्रपति और ईसाइयों के धर्मगुरु पोप को खून से पत्र लिख करके भेजेंगे और उनसे अनुरोध करेंगे कि वो अभी से इस पर ध्यान देना शुरू कर दें। हम ईसाइयों के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप को एक पत्र लिख रहे हैं और एक पत्र हम जो है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जी को लिख रहे हैं। पोप को हम ये बताना चाहते हैं कि जो गलती हिंदुओं के धर्मगुरुओं ने की है, ईसाई के धर्मगुरु वो गलतियां ना करें। हम पिछले 1300 सालों से इस्लाम के जिहाद के सबसे बड़े शिकार हैं।
मैं ईसाइयों के धर्मगुरुओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो गलतियां हमारे लोगों ने की, हमारे धर्मगुरुओं ने की, हमारे नेताओं ने की, अब वो इन गलतियों को ना दोहराएं। जो भारत में हो रहा था अब यूरोप में भी होने लगा है, अमेरिका में भी होने लगा है और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड सब जगह होने लगा है। धीरे धीरे उनकी स्थिति भी ऐसी हो जाएगी। कुंवारी की शंभू नदी में फिर से एक बार झील बनने लगी है, जिससे कुंवारी गांव के लोग फिर से सहम गए हैं। 1 साल पहले कुंवारी गांव की तलहटी में बहने वाली शंभू नदी में झील बनने की बात सामने आई थी। तब प्रशासन ने आनन फानन में एक टीम बनवा करके शंभू नदी में भेजी और तत्काल नदी का मुहाना करके खोल करके यहां से पानी की निकासी करवाई थी। कुंवारी नदी से लगातार हो रहे भूकटाव के से एक बार फिर से शंभू नदी में झील बन रही है। ग्रामीणों के अनुसार इस बार झील का आकार पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ा हुआ है। मानसून के इस सीज़न में झील का लगातार बढ़ रहा है। इस झील से भले ही बागेश्वर जिले को बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, लेकिन गढ़वाल क्षेत्र में ये झील भारी तबाही का कारण बन सकती है। बुद्ध पार्क में विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक संगठनों ने एक बार फिर से आकर के सद्भावना सम्मेलन का आयोजन किया। इस मौके पर भाजपा सरकार की नीतियों एजेंडों के साथ देश में नफरत का माहौल पैदा करने की तमाम वजहों को गिनाते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया गया। तमाम वक्ताओं ने कहा कि आज देश में नौजवानों के पास रोजगार नहीं है, जाति धर्म के नाम पर लोगों को उकसाया जा रहा है, गलत तरीके से देश की अखंडता और संप्रभुता को रौंदा जा रहा है, जिससे हमारे विकासशील देश की जड़ें खोखली हो रही हैं। वक्ताओं ने स्पष्ट रूप से कहा कि समुदाय विशेष के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, जिससे देश में कभी भी माहौल असामान्य हो सकता है, जबकि लोग अब इन बातों को भूल आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मगर फिर भी कुछ लोगों द्वारा लोगों को बरगलाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा जैसी मूलभूत समस्याओं को न देखते हुए केवल वोट खींचने के लिए असली मुद्दों को दबाया जा रहा है और केवल जांच की जा रही है। बहाना बना करके दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है। माहौल इतना भयग्रस्त है कि यदि कोई बोलना लिखना भी चाहे तो उसके ऊपर गलत मुकदमे लगा करके सलाखों के पीछे डाल दिया जा रहा है। गंगा जमुनी तहजीब को छिन्न भिन्न किया जा रहा है और इस तरीके से भारत के सामाजिक ताने बाने के संग छेड़छाड़ हो रही है। उन सब चीजों को लेकर एक बुद्धिजीवी वर्ग जो है चिंतित है और उसी को लेकर बैठक है। किस तरीके से बीजेपी के डिवाइड एंड रूल के जो सिद्धांत है उससे हम कैसे मुकाबला करें और हिंदुस्तान को कैसे हम बचाएंगे। भारत के संविधान को जो खतरा है उसकी आहट आने लगी है। जिस तरीके से इस समय सरकार चल रही है, चाहे वो हमारे जंगल से जुड़े हुए वनाधिकार कानूनों के साथ छेड़छाड़ है, चाहे वो गरीबों को बेघर करने की इनकी साजिशें रही हो, चाहे वो अंकिता मर्डर केस में वीआईपी को बचाने का मामला रहा हो, चाहे भर्ती घोटाले हो रहे हो, ये सभी हम सबके लिए चिंता का विषय है। भारतीय जनता पार्टी अगर देश की सरकार पे राज कर रही है, प्रदेश में मात्र धार्मिक उन्माद फैला के नफरत का वातावरण पैदा करके, इसमें यहाँ के स्थानीय चैनल, राष्ट्रीय मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। और भारत जो अनेकताओं में एकता के लिए जाना जाता था, विविधता के लिए जाना जाता था, गुलदस्ता था, गंगा जमुनी तहजीब का जो देश था, आज उस तहजीब को, जो हमारी परंपराएं हैं, जो आपसी प्यार भाईचारा है, उसको तोड़ के उसमें नफरत का जो घोल मिला है, उसके लिए आज ये जो सद्भावना बैठक हुई हमारे उत्तराखंड में पुरोला से लेकर कमलवा गांजा तक इतनी सारी वारदातें हो गई जिसमें अल्पसंख्यक लोगों को, कमजोर लोगों को, दलित वर्ग को टारगेट करा जाता है। सद्भावना सम्मेलन है। राज्य के भीतर जो भी लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, वामपंथी, अमन पसंद लोग हैं, संगठन है, पार्टीज हैं, वो ये चाहती हैं कि इस प्रदेश के भीतर जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद और नफरत फैलाने की कोशिश सत्ता के समर्थन से कुछ तमाम संगठन कर रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी रूप से कार्रवाई हो। हम ये समझते हैं कि यदि कोई अपराध करे तो उसके खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई हो, लेकिन अपराध का वितंडा खड़ा करके किसी को भी प्रदेश के भीतर उन्माद पैदा करने की छूट नहीं होनी चाहिए। इस पूरे प्रदेश में लोग सद्भावना के साथ रहें, हर कम्युनिटी सद्भावना की बात करे। नफरत का जो व्यापार शुरू कर दिया है उसकी जगह पर मोहब्बत की दुकान खुले, ये इस सद्भावना सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले दिनों इस पूरे प्रदेश में नफरत के लिए
छोटे छोटे बहाने ढूंढे जा रहे हैं, बिल्कुल फर्जी ढंग से मामले बढ़ाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कुछ और निकल रहा है कुछ। इन सब को तोड़ के लिए हम चाहते हैं कि जन सामान्य लोग समझें कि ये सत्ता की साजिश है। सत्ता जो है ये इस तरह के नफरती एजेंडे को चला करके अपनी सत्ता को बनाए रखना चाहती है। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।